हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में चैप्टर 4 बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी में नॉन मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नॉन मॉनेटरी फंक्शंस। हमने लास्ट लेक्चर में मॉनेटरी फंक्शंस देखे थे और ये आपको पढ़ने के लिए बोला था, ठीक है। तो अब हम इसको समझेंगे। आपने पढ़ के थोड़ा समझा होगा, आई होप सो। अब हम और अच्छी तरह समझेंगे। रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस। रेगुलेटरी मतलब क्या? सब कुछ कंट्रोल करना, मॉनिटर करना और सुपरवाइज करना, ठीक है। तो अगर कुछ भी गलती हो रही है तो उसको अच्छी तरह देखना, क्या कहाँ पे गलती हो रही है, और अगर गलती ठीक करनी हो तो गाइडेंस देना, ठीक है। तो आरबीआई सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर फाइनेंशियल एंड मनी मार्केट्स which include branch expansion and methods of working of scheduled banks, working of non-banking finance companies and of cooperative banks। तो ये सारी बैंक्स का, ये सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ का वर्किंग देखती है, फाइनेंशियल एंड मनी मार्केट्स को मॉनिटर करती है, ठीक है। मेथड्स फॉलो करती है डिफरेंट, और ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है, ठीक है। नेक्स्ट वाला है promotional functions. Even today there are many people in India who do not hold a bank account. They depend on unorganized money market for their credit needs, यानी कि शेयर मार्केट में इन्वॉल्व करते हैं। Make business related payments in cash rather than by checks, owing to which it is difficult to know the exact value of transactions taking place in the country। तो कैश में पेमेंट करते हैं, चेक से नहीं करते। तो हमारे कंट्री में कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसकी वैल्यू डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है। एंड इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू एसर्टन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मनी और अराइव एट द एक्चुअल फिगर ऑफ नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम फिगर को डिटरमाइन करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। हेंस आरबीआई ट्राइज टू क्रिएट बैंकिंग अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल, encourages branch expansion in rural areas and promotes setting up of cooperative banks in the interest of the people, ताकि बैंक जो है वो अपना एक्स्ट्रा सेविंग्स, एक्स्ट्रा पैसा बैंक में डाल सके। इट मेक्स एफर्ट्स टू गेट मोर एंड मोर पीपल अंडर द ऑर्गेनाइज मनी मार्केट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपका पैसा जो है वो सेफ़ रहता है, ठीक है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वॉल्व करोगे आपका पैसा तो वहाँ पे ज़्यादा रिस्क होगा, यहाँ पे कम रिस्क है और आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। इंडिया इज़ अ कंट्री विथ ह्यूज डिग्री ऑफ इकोनॉमिक डाइवर्सिटी एंड रूरल अर्बन डिवाइड, एंड hence whenever major economic reforms and changes come about, it is necessary that people and economic units of all segments receive benefits of such changes। तो कुछ भी चेंजेस आते हैं, इकोनॉमिकली चेंजेस आते हैं तो उसका बेनिफिट लेना ज़रूरी हो जाता है। For such inclusion, RBI continuously makes efforts in the banking sphere। It provides special credit facilities to priority sectors like agriculture, small scale industries, self-employed people, ट्रेडिशनल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। तो ये सारे सेक्टर्स को वो प्रायोरिटी देती है, उनको स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं ताकि वो आगे बढ़ सकें, उनका डेवलपमेंट हो पाए। इट ऑल्सो मेक्स एफर्ट्स टू इंक्रीज इंफॉर्मेशन फ्लो एंड एनहांस अवेयरनेस रिगार्डिंग बैंकिंग अमोंग द मासेस, यानी पब्लिक में ज़्यादा जहाँ पे भीड़ हो वहाँ पे बैंकिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके ताकि बैंकिंग सर्विस का लोग लाभ उठा सकें। इन द प्रेजेंट टाइम्स आरबीआई मैनेजेस द प्राइम मिनिस्टर्स जन धन योजना। ये जन धन योजना आपने सुना होगा, ठीक है। उसमें पैसा भरना होता है और आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। फिर आरबीआई आपके पैसे 1000 रुपये आपके खाते में आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ स्कीम है ये जन धन योजना की, जो कुछ लोगों को ही मिलता है, ठीक है। आरबीआई जो गवर्नमेंट है वो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स निकालती है, ठीक है। जो मैनेज कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो वो एट द सेंट्रल बैंक है। तो सभी बैंक का जो हेड होता है दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
RBI also works towards protecting the interest and rights of the customers. तो वो इंटरेस्ट और राइट्स ऑफ द कस्टमर्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं. इट पब्लिशेस ऑल टाइप्स ऑफ बैंकिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड स्टेटिस्टिक्स एज वेल एज एक्सपर्ट्स आर्टिकल इन ऑर्डर टू प्रोमोट रिसर्च रिलेटेड टू बैंकिंग एंड मॉनिटरी इम्प्रूवमेंट इन द कंट्री. ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन बाहर निकालती है, सब डेटा प्रोवाइड करती है, किस बैंक का कितना इनकम है, कितना सेविंग्स है, किस बैंक का कितना NPA हो गया है यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कौन सी बैंक लॉस कर रही है. सारे एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स होते हैं जो बैंकिंग एक्सपर्ट्स हैं वो भी प्रोवाइड करती है ताकि हम बैंकिंग एंड मॉनिटरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकें, उनको इम्प्रूव कर सकें. ऑन द RBI वेबसाइट पीपल कैन गेट फ्री एक्सेस टू सच इन्फॉर्मेशन. और ऐसे सब इन्फॉर्मेशन जो होती है जो पब्लिक तक पहुंचाई जाए वो RBI की वेबसाइट पे रखी हुई होती है और हम उनको व्यू कर पाएंगे. ठीक है, अब हम देखेंगे मॉनिटरी पॉलिसी. आपके चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हो गया बैंकिंग का. आपके चैप्टर का नाम है बैंकिंग एंड मॉनिटरी पॉलिसी. अब हम देखेंगे मॉनिटरी पॉलिसी. बैंकिंग ख़त्म हो गया है यहाँ पे. तो इन इकोनॉमिक थियरी मॉनिटरी पॉलिसी इज़ द पॉलिसी विच रेगुलेट्स द डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. पॉलिसी विच इज़ रिलेटेड टू मनी, which is related to demand and supply of money. It is essential to regulate this as an imbalance between demand for money and supply of money can result in inflation or deflation, can impact the value of Indian currency and destabilize the economy. ठीक है, अगर डिमांड एंड सप्लाई इक्वल नहीं होगा तो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो सकता है और इकोनॉमी में गड़बड़ हो सकती है. ठीक है, हमारी करेंसी वैल्यू डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो सकती है. तो इसलिए इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी है. हेंस मॉनेटरी पॉलिसी इज़ ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द स्टेबिलाइजेशन पॉलिसी. जो स्टेबिलाइज करता है, जो एक समान रखता है इकोनॉमी को, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई को एक समान रखने की कोशिश की जाती है. In earlier times, the purpose of monetary policy in India was more to regulate the volume of money, value of money and nature of money. ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का पर्पस क्या था? रेगुलेट करना. वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी, वैल्यू मतलब उसका मॉनेटरी वैल्यू, और नेचर मतलब किस तरह का मनी है, किस फॉर्म में मनी है, वो सब रेगुलेट करना उसका पर्पस था. इन द प्रेजेंट टाइम्स द मॉनेटरी पॉलिसी इज़ यूज्ड मोर फॉर क्रेडिट क्रिएशन. किस तरह से पैसा लाया जा सकता है, कहाँ से हम पैसे को उत्पन्न कर सकते हैं. ठीक है, इस पर्पस के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ज़्यादा उपयोग किया जाता है इन करंट टाइम्स यानी कि अभी के ज़माने में. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक थियरी मॉनेटरी पॉलिसी कंस्टिट्यूट्स द कॉन्शियस स्टेप्स अंडरटेकन बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी which bring about changes in the stock of money, source ऑब्लिक जनरेशन ऑफ मनी एंड कॉस्ट ऑफ मनी. तो मॉनेटरी पॉलिसी में ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है. मॉनेटरी अथॉरिटी ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर करती है. स्टॉक ऑफ मनी मतलब मनी का कितना स्टॉक है, उसमें इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, कहाँ से पैसा जनरेट होता है और कहाँ पैसा का खर्च होता है, वो सब कंसिडर किया जाता है. कौन कंसिडर करता है? ये मॉनेटरी अथॉरिटी विच इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. फिर आएगा द पॉलिसी विच एंट्रस्ट वेरियस टूल्स ऑफ रेगुलेटिंग सप्लाई ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ द एपेक्स बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जैसे एपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही एपेक्स बैंक है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. विथ द पर्पज़ ऑफ अचीविंग जनरल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इज़ कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी. तो कैसे सप्लाई ऑफ मनी को मैनेज किया जाता है, कैसे सारे टूल्स दिए जाते हैं, कैसे भरोसा किया जाता है सेंट्रल बैंक का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर, ताकि जो हमारे जनरल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो पाए, उसको बोलेंगे. तो ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है जिसको हम बोलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी. इन सिंपल टर्म्स द पॉलिसी अंडरटेकन बाय द एपेक्स बैंक फॉर रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ मनी in order to maintain economic stability, keeping into consideration the process of economic development and the interest of the public is called monetary policy.
तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस को भी ध्यान में रखा जाता है और पब्लिक इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जाता है ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाए। और जो पॉलिसी अंडरटेक करती है हमारी एपेक्स बैंक सप्लाई ऑफ मनी को रेगुलेट करने के लिए, उसको बोलेंगे मॉनिटरी पॉलिसी। अब इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, किस तरह से मॉनिटरी पॉलिसी में क्या क्या होता है, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी कैन बी एक्सप्लेन्ड हैज़, पहले है क्वांटिटेटिव मेजर्स यानी कि जनरल मेजर्स जिसको वैल्यू फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। द क्वांटिटेटिव मेजर्स आर aimed at impacting the entire economy in a general common way and hence these are also called जनरल मेजर्स, ठीक है। किस तरह से पूरे इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा, ऐसा एक वैल्यू, ऐसा एक मेजर जो पूरे इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला है दैट इज़ बैंक रेट। व्हेन कमर्शियल बैंक्स हैव शॉर्टेज ऑफ फंड्स दे बोरो फ्रॉम द RBI, ठीक है। तो जो सारी बैंक्स जो हमारे कंट्री में ऑपरेट करती है, ठीक है, अगर उनको शॉर्टेज ऑफ फंड्स होती है तो दे विल मेक अ रिक्वेस्ट टू RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट वी हैव दिस शॉर्टेज ऑफ फंड्स सो वी नीड टू बोरो फ्रॉम यू। द रेट एट विच RBI lends to the commercial banks for long term is called the bank rate। तो जो रेट पे ये जो रेट पे RBI कॉमर्शियल बैंक को लोन देंगी, ठीक है, हमको हमारे बैंक में पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो पैसा हम कहाँ से ले सकते हैं, RBI में से, तो एज अ लोन के तरीके से ले सकते हैं। तो जिस रेट पे RBI हमें पैसा प्रोवाइड करेगी उसको हम बोलेंगे बैंक रेट, ठीक है। तो फॉर लॉन्ग टर्म के लिए बोरो करेंगे तो बैंक रेट बोलेंगे। इफ़ द बैंक रेट इज़ इंक्रीज्ड कॉमर्शियल बैंक्स विल बोरो लेस, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, बैंक रेट ज़्यादा है, एज इट इज़ एक्सपेंसिव टू बोरो। व्हेन the borrower lesser amounts and higher rate, they give lesser amount of loans and at higher rate when they borrow lesser amounts, ठीक है। क्यों lesser amount borrow करेंगे, क्योंकि बैंक रेट ज़्यादा है, and at higher rate they give lesser amount of loans, यानी कि RBI lesser amount of loans देंगी and at higher rate to the general public and when people get fewer loans, क्योंकि RBI जो है वो कम लोन दे रही है और हम भी कम ले रहे हैं क्योंकि बैंक रेट एक्सपेंसिव पड़ रहा है हमें। तो when people get fewer loans their demand for certain goods and services falls। क्योंकि हमें पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जो बैंक की डिमांड होगी, ओवरऑल डिमांड जिस तरह से पब्लिक की डिमांड होती है, ठीक है, तो उसी तरह से देखो ये एक पूरा साइकिल है। पहले क्या होगा कि कमर्शियल बैंक्स को पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो RBI के पास कांटेक्ट करेगी कि हमें पैसे की ज़रूरत है। तो RBI क्या करेगी, बैंक रेट पे कमर्शियल बैंक को पैसा देगी। अगर वो बैंक रेट ज़्यादा होता है तो कमर्शियल बैंक कम बोरो करेगी, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसिव है। तो वो अगर कम बोरो करेंगे, ठीक है, और हायर रेट पे बोरो करने वाले, तो वो पब्लिक को लोन भी ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है, तो पब्लिक को भी वो कम लोन देंगे और उनके पास से भी और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। तो जनरल पब्लिक के पास भी पैसा कम होता जाएगा क्योंकि उनको लोन कम मिल रही है। तो वो मार्केट में डिमांड जो होती है गुड्स एंड सर्विसेज की वो भी कम करेंगे। ऑन द होल देयर इज़ लेसर क्रिएशन ऑफ मनी। तो ओवरऑल क्या होगा, जो पैसों का सप्लाई होता है वो कम होने लगेगा, पैसा ही नहीं होगा इकोनॉमी में। डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल फॉल, लोअर डिमांड फॉर गुड्स एंड और सर्कुलेशन ऑफ मनी भी कम हो जाएगा। व्हेन द इकोनॉमी इज़ अंडर द ग्रिप ऑफ इन्फ्लेशन बैंक रेट इज़ इंक्रीज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। तो ऐसा माना जाएगा कि अगर मार्केट में पब्लिक डिमांड नहीं कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, तो क्या होगा कि इन्फ्लेशन होगा। ऐसा माना जाएगा कि सारे प्राइसेस के गुड्स बहुत बढ़ गए हैं, तो इन्फ्लेशन होगा, तो बैंक रेट को इंक्रीज़ किया जाएगा इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। लोग बहुत ही ख़रीद रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ये क्यों किया जाता है, बैंक रेट को इंक्रीज़ क्यों किया जाता है, आप समझो। पहले क्या था, अभी क्या हो रहा है, अभी डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज लो है। पहले क्या था, सब कुछ ज़्यादा था तो प्राइस का कोई कंट्रोल नहीं था, तो इन्फ्लेशन चल रहा था इकोनॉमी में। अब ये बैंक रेट
गवर्नर ने गवर्नमेंट ने बढ़ा दी, आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ा दिया, तो डिमांड कम हो गई, तो सब कुछ कंट्रोल में आ गया। ठीक है, तो ये सब क्यों किया जाता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये सारे मेजर्स को लिया जाता है। तो व्हेन सप्लाई ऑफ मनी इज़ हायर देन डिमांड फॉर मनी, there is inflation, and hence reducing money supply helps in reducing inflation, and if supply of money is lower than the demand for money, there is depression। तो पहले इन्फ्लेशन था, अब बैंक रेट को बढ़ा के हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया, तो सब कुछ कंट्रोल में आ गया। तो अब क्या है? अभी डिप्रेशन चल रहा है, क्योंकि लोग मार्केट में डिमांड नहीं कर रहे, सप्लाई ऑफ मनी कम हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि पैसा आ ही नहीं रहा है, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं मार्केट में से गुड्स एंड सर्विसेज को, तो अभी क्या चल रहा है? अभी है डिप्रेशन। हमने बैंक रेट को बढ़ा के, आरबीआई ने बैंक रेट को बढ़ा के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके डिप्रेशन ला दिया। द पॉलिसी ऑफ कीपिंग द बैंक रेट वेरी लो इज़ कॉल्ड द चीप मनी पॉलिसी, एंड द पॉलिसी ऑफ कीपिंग द बैंक रेट वेरी हाई इज़ कॉल्ड द डियर मनी पॉलिसी। ठीक है, दो तरह की पॉलिसी हो जाती है। तो अगर बैंक रेट लो रख के आता है, पॉलिसी बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई, तो उसको चीप मनी पॉलिसी बोलेंगे। और अगर बैंक रेट वेरी हाई है तो उसको डियर, यानी कि बहुत ज़्यादा, इट इज़ फ्रेंडली फॉर द आरबीआई, तो डियर मनी पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रेंड्स देखेंगे। 1953 में 3.5% था, 1981 में 10 था, 1991 में 12 था, तो बहुत इन्फ्लेशन आ गया। तो 2016 में डायरेक्टली क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया 7। तो ये सोर्स, ये डेटा टेबल है, उसका ऑथेंटिकेटेड सोर्स कहाँ से लिया गया है? www.rbi.org, मतलब आरबीआई की वेबसाइट पे से लिया गया है। तो ये डेटा एकदम एक्यूरेट माना जाता है। RBI has stopped using bank rate as an instrument to regulate money supply since last few years and is using repo rate, reverse repo rate instead। अभी बैंक रेट कम बंद हो गया है फॉर रेगुलेटिंग द मनी सप्लाई इन द मार्केट। अभी आरबीआई क्या यूज़ कर रही है? रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट इज़ अ रेट फॉर लॉन्ग टर्म एंड हेंस कैन नॉट बी चेंज्ड इन द वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, तो बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रेट है और वो शॉर्ट टर्म पीरियड में चेंज नहीं हो सकता। वाइल रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट्स कैन बी ऑल्टर्ड, उसको चेंज किया जा सकता है इन वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑल्सो, एंड दस दे हेल्प टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन द शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में कोई अगर रेट चेंज करना हो आरबीआई को कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, तो वो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट्स का यूज़ कर सकती है। तो अब हम समझेंगे रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट एक्चुअली होता क्या है। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, व्हेन कमर्शियल बैंक्स नीड फंड्स फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, समटाइम्स फॉर 1 day, 7 days, 15 days, etc., they sell some securities which are held by them to RBI with a repurchase agreement at a particular rate। ठीक है, अभी क्या होता है कि कमर्शियल बैंक को पैसों की ज़रूरत है पर बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ज़रूरत है, तो वो क्या करेगी? उसने कुछ ऐसा पॉलिसी है कि हमें एज ए सिक्योरिटी कुछ रखना पड़ता है आरबीआई में हर एक बैंक को, तो वो क्या करेगी? वो सिक्योरिटी बेच देगी कुछ टाइम के लिए और ऐसा अग्रीमेंट करेगी कि जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तब हम वो वापस ख़रीद लेंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर रेट पर वो बेच देगी रीपरचेज अग्रीमेंट करके। दिस रेट इज़ कॉल्ड द रेपो रेट। ठीक है, इसको बोलेंगे हम रीपरचेज रेट यानी कि रेपो रेट। द वर्ड रेपो इज़ यूज्ड फॉर द टर्म रीपरचेज रेट। बैंक्स सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज to RBI in order to raise money for a very short term in order to with a condition to repurchase them at some discount. Such a discounting rate is repurchase rate और रेपो रेट। और बैंक क्या करेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच देगी आरबीआई के पास जो पड़े होंगे, ताकि उनको पैसों की ज़रूरत है शॉर्ट टर्म के लिए, और अगर वो रीपरचेज का अग्रीमेंट करती है डिस्काउंट के साथ, कि अगर वो फ्यूचर में परचेस करेगी तो कुछ डिस्काउंट के साथ वो परचेस करेगी, तो वो डिस्काउंटिंग रेट को हम बोलेंगे रीपरचेज रेट यानी कि रेपो रेट।
In the event of inflation, central banks increase repo rate as this act as a disincentive for banks to borrow from the central bank. तो इसी तरह यहाँ पे जो मैंने बोला बैंक रेट बढ़ा देगी अगर इन्फ्लेशन है मार्केट में, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। उसी तरह से यहाँ पे रेपो रेट को भी बढ़ा देगी ताकि बैंक्स जो है वो ज़्यादा बोरो ना करें आरबीआई के पास से, मनी सप्लाई इंक्रीज़ ना होता रहे मार्केट में। सब्सिक्वेंटली दे lend to the general public at a higher rate and ultimately people borrow less and thus money supply and inflation are arrested, that is they are under control. तो इस तरह से क्या होगा, अगर बैंक को ही कम मिल रहा है लोन और हाई रेट पे मिल रहा है तो वो पब्लिक को भी कम लोन देंगी और ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगी, तो पब्लिक के पास मनी सप्लाई कम हो जाएगा, ठीक है, उसकी अछत हो जाएगी। तो पब्लिक क्या करेगी, मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड भी कम करेगी। तो इस तरह से जो सप्लाई ऑफ मनी है और डिमांड ऑफ मनी है वो कंट्रोल में आ जाएगा और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे रिवर्स रेपो रेट। हमने रेपो रेट समझा, अभी रिवर्स रेपो रेट मीन्स द अग्रीड अपॉन रेट एट विच द आरबीआई रीपर्चेजेस its security from the commercial banks in the event when the RBI has to borrow short-term funds from the commercial banks by parking its security with the commercial banks. Even the RBI sells government securities held by it to commercial banks under the condition of repurchasing those at a discounted rate upon the end of the short-term period. अगर commercial banks रिज़र्व बैंक के पास से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसको रेपो रेट बोलेंगे, और अगर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से कॉन्ट्रैक्ट करती है रीपर्चेस का तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे। An increase in the reverse repo rate means that the commercial banks will get more incentives to park their funds with the RBI by lending more to RBI, thereby decreasing their lending to general public and ultimately reducing the supply of money in the market and vice versa. अभी क्या है रिवर्स रेपो रेट, मतलब क्या कि आरबीआई जो अपना इन्वेस्टमेंट कमर्शियल बैंक में करेगी उसका रेट। तो अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगी तो उसका मतलब क्या होगा कि अगर हम आरबीआई को पैसा देंगे लोन की तरह तो हमें वहाँ से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि जनरल पब्लिक के पास है जनरल पब्लिक को लोन देके जो मिलता है। तो हम आरबीआई को ज़्यादा पैसा दे देंगे तो इस तरह से भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है ताकि हम जनरल पब्लिक को ज़्यादा लोन ना दें। तो अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो हमें रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा टेबल दिया गया है रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट्स इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। जनवरी 2006 में 6.50, मार्च 2010 में 5 और अप्रैल 2016 में 6.5 था। पहले ज़्यादा था फिर कम कर दिया फिर और बढ़ा दिया। रिवर्स रेपो रेट क्या था 5.50, 3.50 और 6। कहाँ से लिया गया है www.rbi.org, ठीक है। तो बाकी सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप यहाँ तक एक बार गो थ्रू कर लेना और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। ओके, थैंक यू सो मच।